नमस्कार बच्चों। आज हम अपनी पाठ्यपुस्तक क्षितिज में ऋतुराज जी को पढ़ने जा रहे हैं। उनकी लिखी हुई कविता कन्यादान हम पढ़ेंगे। पहले हम बच्चों ऋतुराज जी का परिचय ले लेते हैं, उनके बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करते हैं। ऋतुराज का जन्म सन 1940 में भरतपुर में हुआ। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद अब सेवानिवृत्ति लेकर वे जयपुर में रहते हैं। उनके अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें एक मरण धर्मा और अन्य, पुल पर पानी, सूरत निरत और लीला मुखारविंद प्रमुख हैं। उन्हें सोमदत्त, परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार मिल चुके हैं। मुख्य धारा से अलग समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं को ऋतुराज ने अपने लेखन का विषय बनाया है। हाशिए यानी जो अलग थलग हैं, जो छोड़ दिए गए हैं, ऐसे लोग जिनके बारे में ज्यादा कोई चर्चा नहीं करता। उनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभव का यथार्थ है और वे अपने आसपास रोजमर्रा में घटित होने वाले सामाजिक शोषण और विडंबनाओं पर निगाह डालते हैं। यही कारण है कि उनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। अब बच्चों पाठ के बारे में थोड़ी सी जानकारी। पाठ का परिचय। कन्यादान कविता में माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो प्रतिमान गढ़ लिए जाते हैं, वे आदर्श के मुलम्मे में बंधन होते हैं। कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा रहता है। लड़की जैसा न दिखाई देने में इसी आदर्शीकरण का प्रतिकार है। बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की साथी होती है। इसी कारण उसे अंतिम पूंजी कहा गया है। कविता में कोरी भावुकता नहीं, बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज जी की गहरी संवेदनशीलता व्यक्त हुई है। बच्चों, अक्सर जब किसी लड़की का विवाह होता है तो उसको जो सीख दी जाती है वो कुछ इस प्रकार की ही होती है कि चाहे कुछ भी हो, वो अपनी ससुराल में ही रहेगी। वो लोग जो कुछ कहें वो सिर झुकाकर उनकी बात मानेगी, उनकी मर्जी से रहेगी और किसी भी हालत में वो उनसे झगड़ा करके या उनका विरोध करके वापस घर नहीं आएगी। अक्सर हमारे यहाँ यही सीख दी जाती है। लेकिन इस पाठ को इस कविता को जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें उस परंपरागत सीख से कुछ अलग सीख दी गई है। और ये सीख कोई आदर्शवादी सीख नहीं है, ना सिर्फ भावुकता में दी गई सीख है। ये एक माँ के अपने पूरे जीवन में किए गए अनुभवों के आधार पर दी गई सीख है। विवाह के समय लड़की की अवस्था ज्यादा नहीं है, उम्र कम है। ऐसे में उसने जीवन के उतार चढ़ाव नहीं देखे हैं, उसे जीवन की कठोर वास्तविकताओं के बारे में ज्यादा पता नहीं है। तो माँ चाहती है कि उसे वास्तविक जीवन जो होता है उसका कुछ परिचय दे दे। इसीलिए वो अपनी बेटी से मुखातिब हो रही है। बच्चों, हम पढ़ते हैं, कविता पढ़ते हैं, साथ साथ फिर हम इसके बारे में और चर्चा भी करते रहेंगे कि कवि क्या कहना चाहते हैं। कन्यादान। हमारे यहाँ जब विवाह होता है तो माता पिता अपनी बेटी का कन्यादान करते हैं। उस रस्म को कन्यादान कहा जाता है कि हमने अपनी बेटी किसी को दान कर दी। उसी के आधार पर इसका नाम रखा गया है। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। प्रामाणिक, सच्चा या वास्तविक कह सकते हो।
कवि कहते हैं कि जिस समय अपनी लड़की को दान में मां दे रही थी तो उसका दुख कितना सच्चा था। ऐसा लग रहा था, ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो अपनी अंतिम पूंजी किसी को दान में दे रही हो। बात सही भी है बच्चों। माँ के शायद सबसे अधिक नजदीक बेटी ही होती है। हर समय वो उसके साथ रहती है, उससे दुख सुख की बातें करती है, सब तरह की बातें करती है। तो ऐसे में अपनी ऐसी बेटी जिसको वो इतने समय से उसने पाल पोस कर बड़ा किया है, जो पूरा समय उसकी साथ छाया की तरह रहती थी, आज जब वो उसके दान की बात करती है या आज उसकी विदाई की बात करती है, तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसने अपने जीवन भर की जो पूंजी थी, जीवन भर का जो कुछ भी उसने कमाया था, वो किसी को दान में दे दिया हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। लड़की अभी भोली भाली है, सरल है, जीवन की वास्तविकताओं से अभी उसका कोई खास वास्ता पड़ा नहीं है, इसलिए उसे विवाह होने से पर सुख मिलता है या जीवन में बस सुख ही सुख है, इस तरह का आभास उसे है। दरअसल जब तक जिम्मेदारियां सिर पर नहीं पड़ती, जब तक वास्तविकताओं से, तब तक उसे नहीं पता होता कि वैवाहिक जीवन कैसा होता है। ज्यादातर लड़कियां जिनको इस चीज का अभी इतना ज्ञान नहीं है, उनको यही लगता है कि शादी का अर्थ है कि नए नए कपड़े मिलेंगे, अच्छे से वो रह सकेंगी, जैसे मन करे सज संवर कर रहेंगी, खूब घूमेंगी फिरेंगी, उनको ऐसा ही लगता है। तो विवाह का सुख क्या होता है इसका आभास तो है, लेकिन दुख बांचना उसे नहीं आता था। वो दुख नहीं पढ़ सकती, अभी उसको नहीं पता है कि जीवन में कितने उतार चढ़ाव आते हैं, किस तरह की समस्याएं आती हैं, कैसी कैसी जिम्मेदारियां आती हैं। इन चीजों का आभास या इन चीजों को बांचना या इनको जानना उसे नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। वह धुंधले प्रकाश की पाठिका है, यानी जीवन का एक धुंधला सा रूप उसके सामने है, बिल्कुल साफ रूप उसके सामने नहीं है। बस कुछ लयबद्ध पंक्तियां या कुछ तुकें, यानी जो थोड़ा बहुत सुख की बातें हैं, सिर्फ उन्हीं के बारे में वो जानती है। जो अच्छा पक्ष है, जो मन को मोहने वाला पक्ष है, सिर्फ वो उसी के बारे में जानती है। वो धुंधले प्रकाश की पाठिका है, यानी उसे अभी तक जीवन की सच्चाइयों के विषय में ज्यादा पता नहीं है। माँ ने कहा, क्या सीख दी माँ ने? बच्चों अब इसको आप ध्यान से सुनोगे। आमतौर पर जो माएँ सीख देती है उनसे अलग लड़की की माँ क्या सीख देती है? पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेंकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। बच्चों यहाँ माँ ये कहना चाह रही है कि सिर्फ अपने सौंदर्य पर ही मुग्ध होने की आवश्यकता नहीं है। अक्सर क्या होता है, जब सौंदर्य पर मुग्ध होकर लड़की रहती है तो वो अपने जो वास्तविक गुण हैं, जो उसके अंदर और हुनर है, वो उन सबको भूल जाती है। लोग सुंदरता की प्रशंसा करते हैं और वो सुंदरता में ही उलझकर रह जाती है। इसीलिए माँ ने कहा है कि ससुराल में जाकर कहीं तू पानी में झांक कर या शीशे में देखकर किसी भी तरह से कह सकते हो, सिर्फ अपने चेहरे पर ही मत रीझना, अपनी सुंदरता पर रीझने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर तू इस सुंदरता पे रीझ गई तो ये सुंदरता तेरे लिए बंधन बन जाएगी। तू अपने वास्तविक गुणों का सही ढंग से विकास नहीं कर पाएगी। हो सकता है ये तुम्हारे शोषण का कारण भी बन जाए।
आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। फिर माँ कहती है कि आग रोटी सेकने के लिए होती है, वो जलने के लिए नहीं होती। और इस बात का ज्ञान तुम्हें होना चाहिए कि जो वस्तु जिस काम के लिए है वो उसी काम के लिए ही इस्तेमाल की जाए। तुम घर गृहस्थी को संभालना, रोटियां सेकना, लेकिन जलना नहीं। यानी सारी जिम्मेदारियों का निर्वाह अच्छे से करना, लेकिन किसी के अत्याचार मत सहना। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ कहती है कि विवाह के बाद बहुत अच्छे अच्छे वस्त्र और आभूषण तुम्हें मिलेंगे, लेकिन अगर तुम उन्हीं में उलझ कर रह गई तो तुम उनमें बंध कर रह जाओगे। वस्त्र और आभूषण जो है वो शाब्दिक भ्रम है, वो सिर्फ फैलाया गया एक संदेह है। वो एक तरह से तुम्हें ये एहसास दिलाने का तरीका है कि शायद तुम्हारी जरूरतें सिर्फ यही हैं। तो वस्त्र और आभूषण के मोह में आकर मत फंस जाना, तुम सही ढंग से अपना जीवन व्यतीत करना। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। माँ कहती है कि लड़की होना यानी लड़कियों के जो स्वाभाविक गुण होते हैं वो गुण लड़की में होने चाहिए। वो ईश्वर ने हमें प्रदान किए हैं और उन्हीं से हमारी पहचान है। कोई लड़की सहिष्णु है, सबका ख्याल रखने वाली है, ममतालु है, तो अगर ये गुण स्नेहमयी है, करुणामयी है, अगर उसमें ये गुण हैं तो ये अच्छी बात है। लेकिन कभी ये गुण उसकी कमजोरी ना बन जाए, इस बात का ध्यान रखने को माँ कह रही है। अक्सर लड़की होने का अर्थ लोग कमजोर होने से लगाते हैं। उसी की तरफ माँ इशारा कर रही है कि तुम लड़की तो होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। यानी तुम अपने जो स्वाभाविक गुण हैं उनको तो बनाए रखना हमेशा, लेकिन उनकी वजह से अपना शोषण मत होने देना। तो बच्चों, ये थी हमारी कविता। एक बार फिर से थोड़ा सा दोहरा लेते हैं, इसमें क्या क्या बताया गया है। इस कन्यादान कविता में एक माँ अपनी बेटी को सीख दे रही है विवाह के अवसर पर, और जो सीख उसने दी है वो पारंपरिक आदर्शों की सीख से अलग है। वो माँ ने अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर दी है। लड़की बहुत छोटी है, अभी उसने जीवन के उतार चढ़ाव नहीं देखे हैं, वह सिर्फ सुख जानती है। उसके लिए शादी का मतलब है एक नया जीवन शुरू होगा और उस जीवन में बस खुशियां ही खुशियां होंगी। जीवन में जो आने वाले उतार चढ़ाव होते हैं, जो जिम्मेदारियां होती हैं, वो उनसे अभी अनजान है। इसलिए माँ उसे कुछ बातें हैं जो बताती है। माँ क्या कहती है? माँ कहती है, हाँ, माँ कहती है कि बेटा अपने सौंदर्य पर मत रीझना। आग रोटी सेकने के लिए होती है, जलने के लिए नहीं। यानी तुम अपने सौंदर्य पर रीझते ही मत रहना, क्योंकि तुम्हें सुंदर कह के, या हो सकता है कि सिर्फ तुम्हारी सुंदरता की बात करके कोई तुम्हारा शोषण करे। घर की जिम्मेदारियों का निर्वाह करना, आग से रोटियां सेकना, लेकिन उससे खुद को मत जला लेना। यानी अपने घर की जिम्मेदारियां निभाओ, लेकिन कोई तुम्हारा शोषण अगर करे तो विरोध भी करो। वस्त्र और आभूषण में उलझकर अगर रह गई तो तुम बंध कर रह जाओगी। ये उसे आगे बढ़ने से और अपना विकास करने से रोकते हैं, क्योंकि वस्त्र और आभूषण स्त्री जीवन के बंधन होते हैं। माँ अपनी बेटी से फिर कहती है कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। माँ कहती है कि लड़की होना बुरी बात नहीं है। लड़की के जो स्वाभाविक गुण होते हैं, जैसे ममता, दया, सहनशीलता, इनको मत छोड़ना, ये तुम में होने चाहिए, ये हमारी पहचान है। लेकिन इनकी वजह से कभी कमजोर मत पड़ना। आमतौर पर लड़की होना जब कोई किसी को कहता है तो लड़की होने के पीछे कमजोरी का
उपहास छिपा होता है, मजाक उड़ाया जाता है। माँ कहती है कि तुम्हें लड़की के जो स्वाभाविक गुण होते हैं उनको अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बनाना है। तो बच्चों, ये थी हमारी कविता। बच्चों, अब शब्दार्थ देख लेते हैं। प्रामाणिक, सच्चा, वास्तविक, सयानी, समझदार, आभास, महसूस होना, बांचना, पढ़ना, धुंधले, अस्पष्ट, जो साफ दिखाई ना दे रहा हो, रीझना, मोहित होना या प्रसन्न होना, शाब्दिक भ्रम, शब्दों द्वारा फैलाया गया भ्रम। तो ये बच्चों हमारे शब्दार्थ थे। अब हम प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है, आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। माँ चाहती है कि उसकी लड़की स्वभाव से सरल, कोमल, भोले स्वभाव की तो रहे, और लोगों जैसी चालाक, झगड़ालू, ईर्ष्यालु इस तरह की तो ना हो। लेकिन क्योंकि लड़की होने का अर्थ लोग कमजोर के अर्थ में मानते हैं, लोग इसको इस कमजोरी मानते हैं, इसलिए माँ अपनी बेटी से कहती है कि वो लड़की तो रहे पर लड़की जैसी दिखाई ना दे, क्योंकि उसकी सरलता का, उसके भोलेपन का कोई गलत फायदा ना उठा ले, इसलिए माँ ने ऐसी बात कही है। माँ अपनी बेटी से कहती है कि वो लड़कियों के जो स्वाभाविक गुण होते हैं उनको ना छोड़े, लड़कियों के स्वाभाविक गुण उसमें होने आवश्यक है, लेकिन साथ ही वो अपने इन स्वाभाविक गुणों के कारण किसी को खुद को कमजोर समझने का मौका ना दे। यही बात कही गई है। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है। इसमें बताया गया है बच्चों कि लड़कियां जो हैं वो ससुराल में जाती हैं, सब काम करती हैं, पूरा घर गृहस्थी की जिम्मेदारियों को संभालती हैं, लेकिन इसके बावजूद उन पर अत्याचार होते हैं। उसकी जान की कीमत को कोई नहीं समझता है, कई बार तो उसे जलाकर भी मार दिया जाता है। इसी स्थिति की ओर संकेत किया गया है। माँ ने बेटी को सचेत करना जरूरी क्यों समझा? क्योंकि बेटी अभी छोटी है, उसने जीवन की वास्तविकताओं को अभी देखा नहीं है। माँ ने अपना पूरा जीवन व्यतीत किया है, उसने जीवन के उतार चढ़ाव देखे हैं, सुख दुख सब कुछ झेले हैं। ऐसे में वो चाहती है कि उसकी बेटी जो है वो आने वाले जीवन में आने वाली जो चुनौतियां हैं, जो संघर्ष उसके जीवन में आने वाले हैं, वो उनके प्रति सचेत रहे। इसीलिए वो अपनी बेटी को ये बातें समझा रही है। वो कह रही है कि वो अपने जो भी खूबियां हैं, जो भी उसकी विशेषताएं हैं, उनको संभाल कर रखे, लेकिन कहीं कोई उसकी उन्हीं विशेषताओं को उसके शोषण का हथियार ना बना ले। इसीलिए वो अपनी बेटी को ये सारी शिक्षाएं देती है। वो उसे बताना चाह रही है कि विवाह का अर्थ सिर्फ खुशी और कुछ हंसी खुशी या गीत गाना और यही सब नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो विवाह के साथ हमें झेलनी होती हैं, तरह तरह की जिम्मेदारियां और अलग तरह का माहौल। तीसरा प्रश्न है बच्चों, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इन पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि आपके सामने उभर कर आ रही है उसे शब्दबद्ध कीजिए। कैसी छवि? इसमें एक ऐसी ही लड़की की छवि हमारे सामने आ रही है जो भोली भाली सरल है, जो अपने विवाह से बहुत खुश है, जो बहुत बड़े बड़े सपने देखती है। उसे लगता है कि बस वो ससुराल जाएगी और बस पूरा समय मौज मस्ती ही करेगी, अच्छे से बस सज संवर के गहने कपड़े सब नए नए पहनेगी और कुछ भी उसे नहीं, बस पूरा जीवन उसका सुखमय होगा। वो ऐसा सोच रही है। उसको नहीं पता है कि उसके ऊपर घर गृहस्थी की जो जिम्मेदारियां हैं वो भी साथ में पड़ने वाली हैं। माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी? माँ के सबसे अधिक नजदीक बेटी ही होती है। अक्सर युवा बेटी माँ की दोस्त की तरह हो जाती है। माँ अपने सारे सुख दुख, अपने जीवन की जो भी समस्याएं हैं वो अपनी बेटी के साथ बांटती है। कोई भी सलाह लेनी हो, देनी हो, सब कुछ वो अपनी बेटी के साथ बांटती है। ऐसे में जब उसकी बेटी
की विदाई होनी है तो उसे लगता है जैसे उसकी कोई बहुत बड़ी जो पूंजी है, अंतिम पूंजी है, वो चली गई है। बेटी जब चली जाएगी तो वो बेटी के बगैर अकेली हो जाएगी। अगला प्रश्न, माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी? माँ ने क्या क्या सीख दी? पहली सीख होते ना, पानी में झांक कर चेहरे पर मत रीझना। तो उसके आधार पर हम कहेंगे कभी अपनी सुंदरता और उसकी जो कोई प्रशंसा करे तो उस पर ज्यादा रीझने की या ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, उसी में उलझ कर रह जाने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, आग रोटी सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। उसके आधार पर आप लिखोगे तो गृहस्थी के सारे काम करने चाहिए, तुम्हें सारी जिम्मेदारियों का निर्वाह करना है, लेकिन अत्याचार नहीं सहने हैं, किसी प्रकार का शोषण नहीं सहना है। और गहने कपड़े की बात जहाँ कही है तो उसमें भी यही है कि कपड़े और गहने जो हैं वो स्त्री जीवन के लिए बंधन होते हैं। कभी भी इन चीजों के लिए अपनी आजादी का सौदा मत करना, अपनी आजादी इसके लिए मत बेच देना, अपने व्यक्तित्व को, अपनी जो तुम्हारी अपनी खूबियां हैं उनको कहीं तुम मत खो देना। और लास्ट में उसने कहा है कि वो सरल रहे, सीधी रहे, जो भी लड़कियों के विशेष गुण होते हैं वो सारे उसमें रहें, लेकिन कहीं कोई उसके इन विशेषताओं का गलत फायदा ना उठा ले, गलत लाभ ना उठा ले, वो इसका ध्यान रखे। अब अगला प्रश्न बच्चों, रचना और अभिव्यक्ति। इसका एक प्रश्न है कि आपकी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना कहाँ तक उचित है? ये आप सोचकर समझकर बताएंगे? थोड़ा आपको मैं बता देती हूँ कि किस तरह से हम इसका जवाब लिख सकते हैं। कन्या का दान, दान करने का अर्थ होता है कि आप अपनी कोई चीज किसी दूसरे को दे दो और फिर आपका उस पर कोई भी अधिकार ना रहे। तो कन्या के साथ दान शब्द तो हमें तो कम ही उचित लगता है, क्योंकि कन्या जो है वो कोई बेजान वस्तु तो नहीं है। दान तो वस्तुओं का होता है, वो तो स्वयं जीती जागती इंसान है, उसकी भी अपनी भावनाएं हैं, उसकी भी अपनी इच्छाएं हैं, उसका भी अपना एक अलग व्यक्तित्व है। तो ऐसे में कन्या का दान कैसे हो सकता है? और जिन माता पिता ने दान किया भी तो वो तो उनकी अपनी बेटी है। दान करने का अर्थ तो दोबारा उस पर किसी तरह का कोई हक ना रह जाना। जबकि लड़की का अगर विवाह भी हो गया है तो माता पिता का उस पर हक होना चाहिए। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं कि ये कहते हैं कि दान करना सबसे बड़ी बात है। यहाँ कन्यादान का अर्थ वो ये नहीं लेते कि लड़की का दान कर दिया और अब उसके साथ ससुराल वाले जैसा चाहें वैसा बर्ताव करें। यहाँ दान का अर्थ वो कुछ अलग तरीके से लेते हैं। उनका मानना है कि जिस लड़की को उन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया, अब वो उसी लड़की को, जो उनकी योग्य लड़की है, वो किसी को सौंप रहा है, और ये दान जो है जीवन का सबसे बड़ा दान है। तो कहीं कहीं इस बात को इस तरीके से अगर लिया जाता है कि हाँ, लड़की, किसी ने अपनी लड़की हमें सौंपी है, उन्होंने अपनी लड़की का दान हमें किया है, वो इस चीज को लेकर उनके एहसानमंद रहें, वो खुश हों और लड़की की सही ढंग से इज्जत करें, अपने आप को धन्य माने कि हाँ, उन्होंने अपनी ऐसी कन्या हमें दी, तो हम कह सकते हैं कि कन्या के बुरा। लेकिन आमतौर पर जो अर्थ है वो यही मानते हैं, जैसे किसी ने आपको दे दी है लड़की अपनी, तो पूरी तरह से उस पर आप ही का हक है और उसके माता पिता का उस पर कोई हक नहीं। पाठ्येतर सक्रियता का एक प्रश्न है बच्चों की, स्त्री को सौंदर्य का प्रतिमान बना दिया जाना ही उसका बंधन बन जाता है। इस विषय में आपको कक्षा में चर्चा करनी है। हमने पाठ जब पढ़ा था बच्चों, तो पहले भी इस बात की चर्चा हमने की थी कि हमारे यहाँ लड़की के लिए या किसी स्त्री के लिए सुंदर होना बहुत बड़ी बात मानी जाती है। ये मानते हैं कि लड़की सुंदर ही होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ सुंदरता की अगर बात की जाए तो वो उसका बंधन, मेरे हिसाब से ये बंधन बन जाता है। कैसे? यदि हम ये मान कर चलते हैं लड़कियों की एक कमजोरी लगभग लड़कियों की होती है, अपवाद देखो हर जगह होते हैं, मैं ये नहीं कहती सबका, लेकिन ज्यादातर लड़कियों को अगर उनकी सुंदरता की प्रशंसा कर दी जाए तो वो
तुरंत बावली हो जाती हैं या वो बहुत खुश हो जाती हैं, और फिर उनसे आप जैसे चाहे काम करवा लो, चाहे कुछ भी करो। तो एक तरह से वास्तविक जो उसके गुण है वो उनको भूलकर अपने उसी सुंदरता की ही बात करती रहती है। कितनी ही बार हमने इस तरह का देखा है कि घर में उसे पहले सुंदर कह के और उसको चढ़ा दिया जाता है या उसको बावला कर लिया जाता है, और उसके बाद उससे जो मर्जी काम करवा सकते हो। वो सिर्फ अपने सौंदर्य में ही उलझी रह जाती है। इसके साथ हर व्यक्ति में अपने कुछ गुण होते हैं, कुछ हुनर होते हैं, तो फिर उनकी तरफ उसका ध्यान नहीं जाता। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि वो सिर्फ, उसको लगता है कि अगर किसी ने उसकी प्रशंसा की है, किसी पुरुष ने उसकी प्रशंसा की है, तो वही उसके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। लोगों की प्रशंसा पाने के लिए वो सजती है, संवरती है, अपना जो खुद का व्यक्तित्व है वो उसको खो देती है। जबकि जो लोग या जो स्त्रियां इस प्रकार के सौंदर्य प्रतिमानों को नहीं मानती, ठीक है, सुंदर होना अच्छी बात है, किसी ने अगर तारीफ भी की तो हमें उस पर खुश होना कोई गलत नहीं, लेकिन उसी में उलझे ना रहकर जिन लोगों ने आगे बढ़कर काम किया है, उन्होंने हर क्षेत्र में अपना नाम कमाया है, चाहे वो व्यवसाय हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, या चाहे आध्यात्म का क्षेत्र भी हो सकता है, किसी भी क्षेत्र में हो। जिन महिलाओं ने अपने इस सुंदरता की चार दीवारी को लांघ लिया, उन्होंने ही जीवन में अपना कोई स्थान बनाया है, और जो इस सुंदरता में ही उलझ कर रह गई हैं, उन्होंने अपना जीवन इसी तरह से निकाल दिया है, वो कमजोर पड़ जाती हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी कविता कन्यादान। एक छोटी सी अफगानी कवियत्री की 4 पंक्तियां दी गई हैं, कुछ पंक्तियां दी गई हैं, हम इनको भी पढ़ते हैं और आपको बताना है कि क्या कन्यादान कविता के साथ इसका कोई संबंध है। मैं एक जगी हुई स्त्री हूँ, मैंने अपनी राह देख ली है, अब मैं लौटूंगी नहीं, मैंने ज्ञान के बंद दरवाजे खोल दिए हैं, सोने के गहने तोड़कर फेंक दिए हैं। भाइयों, मैं अब वह नहीं हूँ जो पहले थी, मैं एक जगी हुई स्त्री हूँ, मैंने अपनी राह देख ली है, अब मैं लौटूंगी नहीं। बिल्कुल दोनों कविताओं में हमें एक साम्य दिखाई देता है। जहां कन्यादान कविता में माँ अपनी बेटी को शिक्षा देती है कि वो पानी में झांक कर अपने चेहरे पर ना रीझे और वस्त्र और आभूषण उसके जीवन के बंधन है, तो ये भाव इस कविता के साथ भी मिलते हैं। इस कविता में भी कवयित्री यही कहती हैं कि वो एक जागी हुई स्त्री है, वो समझ गई है कि वास्तव में उसे कहाँ ध्यान अपना देना है, वो अपने वास्तविक जो गुण है, जो अपनी उसकी ताकत है, वो उसको समझ गई है, और अब उसने ज्ञान के दरवाजे खोल लिए हैं, उसने सोने के गहने तोड़कर फेंक दिए क्योंकि वो उसके बंधन है। तो यही बात कन्यादान कविता में लड़की की माँ भी कहती है अपनी बेटी से। तो इन दोनों कविताओं में एक संबंध है। इसी के साथ बच्चों हमारी कविता पूरी हुई। धन्यवाद।